हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है। तो इसके अंदर हम करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसका पार्ट नंबर 3 है। तो मतलब इससे पहले मैं पार्ट 2 करवा चुका हूँ। तो क्या देखो, पार्ट 2 में क्या था, पहले पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे किसके, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के, और सेकंड पार्ट में भी 10 करवाए थे। और जो आज का पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आज के 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका लेवल ना थोड़ा काफ़ी, मतलब कि काफ़ी क्या, पहले पिछले जो मैंने क्लासेस करवाई है उससे ज़्यादा हाई है। तो इनको हम ढंग से करेंगे, देखेंगे किस तरीके से जब क्वेश्चन का लेवल हाई होता है तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके मेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, देखो, लॉजिकल रीजनिंग आपका जो मेंस, मतलब कि मेन का पीओ का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर तो आपकी 11 से लेके 15 के मार्क्स के बीच में आती है। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छी तरह कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन तो यहीं से बन जाएगा। बाकी कुछ करने से इतना, मतलब बाकी से भी होगा, मगर इससे ज़्यादा उसका पार्ट आता है। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग है भी बड़ा काफ़ी। इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, इसे ये 5 पार्ट है इसके। ठीक है, तो हम पार्ट 1 तो कर चुके हैं। पार्ट 1 मतलब जिसमें मैंने करवाया था स्टेटमेंट एंड क्या करवाया था, कोर्स ऑफ एक्शन। उसके मैंने 5 पार्ट कराए हैं आपको, यानी कि 50 क्वेश्चन करवाए हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख ले। वो पहला पार्ट डन हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, इसका आज पार्ट नंबर 3 है। तो देखो, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब इसकी पहली क्लास कराई थी उसमें भी बताया था, सेकंड क्लास में भी बताया था, और थर्ड थर्ड में भी बताता हूँ। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को करने का कोई ज़्यादा, मतलब कि कोई मतलब कि ज़्यादा इतना वो होता नहीं है थोड़ी। तो मैं फिर भी बताता हूँ। देखो क्या, इसमें एक चीज़ याद रख लोगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट दी होगी, और आपको बताता है अजम्पशन। देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना क्या करना पड़ता है, इन क्वेश्चनों को मतलब कि अच्छी तरह करने के लिए आपको, मतलब कि उसके हिसाब से सोचना पड़ता है जिसने स्टेटमेंट कही। मानो एक व्यक्ति है, जैसे कि कोई पर्सन है एक्स, उसने एक स्टेटमेंट कह दी, कुछ भी स्टेटमेंट कह दी, तो उसके हिसाब से हमें अजम्पशन लगाना पड़ता है। मतलब उसको कहते हैं हम, कि अज्यूम करना पड़ता है कि उसने क्या सोच के ये स्टेटमेंट कहा है। उसने कुछ ना कुछ पहले सोच के तो बोला ही होगा, तो उसी को, उसकी जो पहले की सोच होती है उसको कहते हैं पूर्व धारणा। तो वो इसका अजम्पशन होता है, या हम वहाँ से हम कह लेते हैं इसको हिंदी में मान्यता। तो ये होता है इसके अंदर। बाकी इसके रूल इतने ज़्यादा नहीं है, तो कुछ रूल रूल है वैसे जो मैंने लास्ट क्लास में भी करवाए थे, इसमें भी बताऊंगा। वो छोटे से रूल हैं थोड़े से। चलो इस पे बढ़ते हैं आगे, क्या है इसमें। देखो देखो, इससे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये एक क्लास चल रही है, इसमें मैं आपको 100+ पजल कराऊंगा बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये प्री के हिसाब से क्लासेस डिज़ाइन करी हैं, इसमें 100 से ज़्यादा पजल मिलेंगी। और नेक्स्ट क्लास है, देखो ये आपका मेंस का टॉपिक है। ये भी क्या लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग। ये भी न्यू पैटर्न का है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो, इसमें काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी हैं, इसमें अप्रोक्स 20 से ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखोगे, देखो ये भी है एक आपका मेंस का टॉपिक, मशीन इनपुट आउटपुट। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी है, ये भी 20 से ज़्यादा हो चुकी है। इनको अगर मतलब देखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा मेंस में, क्योंकि पता है लॉजिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, और यही सारे टॉपिक आते हैं। और पजल तो आती है, पजल भी आप करना चाहते हो तो पजल के भी सेशन मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब चैनल पर जाओगे वहाँ पर मिलेंगे। देखो ये है आज का हमारा टॉपिक, क्या लिखा है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। मैंने बता दिया किस तरीके से करना है इसको। हमेशा मतलब जो कहने वाला है ना, कहने वाला व्यक्ति, उसके हिसाब से सोच के करोगे, अपने हिसाब से नहीं सोचना कि आप क्या अज्यूम करते हो, तो गलत हो जाएगा। मतलब उसने, किसी ने, व्यक्ति ने, मान लो मिस्टर एक्स ने कुछ कहा, तो उसने कुछ सोच समझ के पहले कहा होगा, तो उसके कहने से पहले उसने क्या सोचा स्टेटमेंट, वही हमें उसकी मान्यता का, मतलब कि अजम्पशन करना पड़ता है। बाकी देखो आगे चलते हैं क्या है इसमें। ये देखो, ये थोड़े से रूल हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी करवाए थे, सेकंड में भी, और अभी भी बता देता हूँ। देखो कुछ इसको ये पॉइंट है जो अगर आप रखोगे ना याद, तो आपको मतलब कि काफ़ी हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या लिखा है, अजम्पशन इज ऑलवेज इनडेफिनिट एंड पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, जो अजम्पशन होती है, स्टेटमेंट होती है, उसके बाद अजम्पशन ही तो होती है जो आपको अज्यूम करना पड़ता है, वो हमेशा इनडेफिनिट होनी चाहिए, मतलब अनिश्चित होनी चाहिए, और पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। सम वर्ड्स लाइक, कुछ वर्ड है जैसे कि सम है, टू लार्ज एक्सटेंट है, मैनी है, मच है, एग्जिट इन द अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लीसेट। मतलब कि ये ट्रू हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है सही। अगर कुछ वर्ड आपके जुड़ जाते हैं, जैसे कि सम है, ये वाले वर्ड है, उसमें जुड़ जाए किसमें, अजम्पशन में, तो वो हमेशा ट्रू होती है। थर्ड वाला है, एनी अजम्पशन दैट इज कन्वेइंग द मैसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नोटिस,
अपील दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लीसिट, मतलब वो ट्रू होती है। मतलब कहने का इसमें क्या कहना चाहता है, कोई भी अजम्पशन जो कन्वे करे, जो बताए मैसेज कौन सी, एक एडवर्टाइज की हो या नोटिस की हो या अपील की हो, वो अजम्पशन हमेशा ट्रू हो जाती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब लिखा है इफ़ एनी अजम्पशन इज टेकिंग अबाउट, मतलब कोई भी अजम्पशन जो बताती है किसके बारे में, पास्ट फ्यूचर, अजम्पशन की बात कर रहा हूँ इसमें, स्टेटमेंट की। इफ़ एनी अजम्पशन इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट, या कह सकते हैं फॉल्स। मतलब कोई भी अजम्पशन होगी अगर वो किसके बारे में बता रही है, किसी की फ्यूचर के बारे में बता रही है, पास्ट के बारे में बता रही है, तो क्या होगी वो अजम्पशन गलत होगी। अब देखो ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा, कंपेरिजन ऑलवेज रॉन्ग। मतलब अजम्पशन में कोई कंपेरिजन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शायद प्रीवियस क्लास में करवाए थे और उससे पहले भी करवाए थे। उसमें एक किसी एक में आया था कंपेरिजन, तो हमने उसको रॉन्ग कर दिया था। कंपेरिजन ऑलवेज रॉन्ग, कंपेरिजन होगा अगर तो वो रॉन्ग होगा। इफ एनी अजम्पशन शोइंग दैट वर्ड लाइक सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड विल ऑलवेज बी इम्प्लीसिट, तो देखो ये तो बताया अभी क्या है, मतलब ये पॉइंट कहने का मतलब है इसका क्या कहना चाहता है। इफ अगर कोई भी अजम्पशन जो शो करे, आपको देखा है ऐसी ही है, जो सजेशन दे रही है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, वो हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, और री स्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लीसिट। ठीक है, रीस्टेटमेंट क्या होती है, देखो रीस्टेटमेंट का आपने बताया होगा, जैसे मैंने नहीं बताया तो बताया था। देखो स्टेटमेंट दे रखी है आपकी, जैसे इसमें कह दिया कि मिस्टर एक्स ने कुछ कहा, वो ये रिपीट कर दो आप दोबारा, किसमें, अजम्पशन में, वो हमेशा गलत होती है। ठीक है, मतलब कि गलत नहीं, आपकी इम्प्लीसेट होती है, वो हमेशा सही होती है। इम्प्लीसेट मतलब सही होती है, मतलब कि री स्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लीसेट, मतलब कि गलत ही होती है, सही है ना, नेवर लगा हुआ ना, री स्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लीसेट, वो गलत होगी। अब देखो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप इस हिंदी में देखना चाहें तो मैंने वैसे समझा दिया है, इसको पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ है। देखो अब डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, देखो डायरेक्शन में लिखा था इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा, एक ही स्टेटमेंट होता है इसके अंदर, एक से ज़्यादा नहीं होते। और उसमें क्या करते हैं, आपके फॉलोड करते हैं अजम्पशन, इसमें दो लिखा है, फॉलोड बाय अजम्पशन नंबर 1 एंड नंबर 2। तो देखो दो इसमें लिखा है, कोई बात नहीं, आप दो मान लो, आप ज़्यादा भी हो सकता है, हमने ज़्यादा भी वाले करें, 3 वाले भी करें, 4 5 कितने भी हो सकते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसीडर करो एंड डिसाइड, और डिसाइड करो विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लीसेट, कौन सा अजम्पशन आपका इम्प्लीसेट होगा, मतलब उसके अंदर अंतर्निहित होगा। तो देखो अगर 1 है तो ये तो ऑप्शन है, इससे तो इतना कोई लेना देना नहीं है, आप इसको समझ जाओगे। तो इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, देखो फर्स्ट ट्रू है, मतलब फर्स्ट इम्प्लीसिट है, सेकंड है बोथ है, नाइदर नोर है, या आइदर और है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मतलब देखो क्वेश्चन क्या है आज का। ये देखो ये देखो आज के क्वेश्चन मैंने जैसे बताए थे, थोड़े से ना ये थोड़े लेंथी हैं और थोड़े से मतलब कि इनका लेवल काफ़ी अच्छा है, तो इनको भी करना ज़रूरी है। देखो करते हैं क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको, मतलब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको इनकी रीडिंग करनी पड़ती है और समझना पड़ता है, एक एक वर्ड का मतलब निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर ना समझ आए तो हिंदी में कर लेना, क्योंकि हिंदी भी इसकी दी होती है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। देखो क्या लिखा है, ऑल दो नो वार इज विटनेस्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर एक्स। इसका समझते हैं क्या 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 कहना चाहता है, यद्यपि कोई भी वार देखा नहीं गया ड्यूरिंग टेनर, मतलब कि जो उनका टेनर था, जो उनका कार्यकाल के दौरान, किसके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब कोई नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे किसी, मतलब कि नाम है, मतलब कुछ भी है, मिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी वार नहीं देखा गया। इतना हमने लाइन पढ़ी, फिर भी आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहना चाहता है, ये लाइन समझ आएगी। आ लार्ज नंबर ऑफ टॉप ब्रेवरी मेडल, ठीक है, वर कन्फर्म्ड अपॉन मैनी कॉप्स इन नेम ऑफ क्रबिंग टेररिज्म एंड एलिमिनेटिंग टेररिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू आवर स्टेट। ये देखो क्या कहना चाहता है, यद्यपि यहाँ तक तो हम समझ गए थे, यहाँ तक ब्रैकेट में, यद्यपि कोई भी वार देखा नहीं गया किसके दौरान, प्राइम मिनिस्टर के दौरान, जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उनके टेनर के दौरान मिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, उनका नाम है। आ लार्ज नंबर ऑफ टॉप ब्रेवरी मेडल्स, मतलब कि एक बहुत बड़े मेडल वर कन्फर्म्ड अपॉन मैनी क्रॉप्स, मतलब कि एक बहुत सा ज़्यादा जो बहादुरी के मेडल हैं वो मैनी कौन, मतलब कि कई क्रॉप, जो क्रॉप है ना, जो मतलब कि लड़ाई करते हैं, मतलब कि जो मतलब कि आपको किस में, इन नेम ऑफ क्रबिंग टेररिज्म को, मतलब कि उसको ख़त्म करने में, और एलिमिनेटिंग ऑफ टेररिज्म डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको ख़त्म करने में, बिलोंगिंग टू आवर स्टेट,
जो हमारे स्टेट में था, मतलब कि जो टेररिज्म था, मतलब कि आतंकवाद था, इसको शिकंजा कसने के लिए, करबिंग और एलिमिनेटिंग, दूर करने के लिए उनको कई सारे मैटर मिले। तो ये दो लाइन है, इनको समझना। ये है व्यू ऑफ अ सिटीजन, मतलब ये किसी का व्यू है। तो मैंने बताया था इसके अंदर स्टेटमेंट में आपका किसी का व्यू होता है। ये मतलब कि किसी किसी ने व्यक्ति ने ना एक लाइन कह दी, ठीक है, एक लाइन कह दी, तो उसने क्या सोच समझ के कहा होगा, मतलब इसके पीछे उसका क्या सोचना है, हमें यही फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो हमने ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, इस सेंटेंस को, ये आपके समझ आया होगा। अब देखो मैं इसके ना अजम्पशन पे जाता हूँ। जो अजम्पशन होगी वो इसके यही वाली अजम्पशन लेनी है, और हमें इसमें सोचना है कि मतलब कि जो अजम्पशन है इसने क्या सोच के बोला होगा, क्या मतलब ये लाइन बोलने से पहले क्या ये सोचा होगा, या ये अगर यह है तो सही है, नहीं तो फिर देखो हम करते हैं क्या ऑप्शन में लिखा होगा, क्या है, इट इज डिसग्रेसफुल ऑफ क्रॉप्स इन द नेम ऑफ एक्टिंग किलिंग टेररिज्म इन आवर स्टेट कंट्री एज अ एक्ट ऑफ ब्रेवरी। देखो ये मतलब कि ये निराशाजनक है, ऑफ द क्रॉप इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, किलिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवादियों को मारने में, इन आवर स्टेट एज एक्ट ऑफ ब्रेवरी, मतलब कि बहादुरता के नाम पर आप किसी का मतलब मार रहे हो, वो एक मतलब कि डिसग्रेसफुल है। तो ये सोच के बोला होगा क्या इसने, ये वाली बात सोचो, ठीक है। जब तक मैं आगे पढ़ता हूँ, ए वार इज़ लेस हार्मफुल, एक वार होता है, जो युद्ध होता है वो कम हानिकारक होता है, फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए, दैन मीन्स ऑफ टेररिज्म। देखो ये वाली लाइन तो ना आप देखते ही मतलब एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों, अभी मैंने बताया था कंपेरिजन इज, मतलब कि कभी भी कंपेरिजन इज नॉट, मतलब कि आपका कंपेरिजन मतलब जो कंपेरिजन नहीं होगा, मतलब कि कंपैरिजन करोगे आप स्टेटमेंट में, वो आपका इम्प्लीसिट होता है, मतलब इम्प्लीसिट नहीं होता, कंपैरिजन नॉट अलाउड होता है। तो देखो यार ये क्या है, ए वार इज लेस हार्मफुल, एक मतलब कि युद्ध कम हार्मफुल है, देन मीन्स ऑफ टेररिज्म, ये टेररिज्म से, तो ये तो कंपैरिजन हो गया ना, आप खुद सोचो, इसकी हिंदी निकालोगे यही तो, ये तो गलत हो गया। ये तो आप देखते ही कर दोगे इसको, क्योंकि मैंने पिछली 3 क्लासों में इसको बता रहा हूँ, और इसके बारे में सोच लो जब तक। और जब तक मैं इसकी थोड़ी हिंदी बता देता हूँ, वैसे तो मैंने इसकी हिंदी इस क्वेश्चन में समझा दी है, फिर भी मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ क्या हिंदी होगी, देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, देखो, क्योंकि हम पार्ट नंबर 3 में बढ़े तो क्वेश्चन तो हमें लेवल इनका अच्छा रखना पड़ेगा। ये देखो हिंदी वैसे मैंने बता दी, हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान क्या कोई युद्ध नहीं हुआ था, जो एक्स थीम, आतंकवाद पर अंकुश लगाने और हमारे राज्य से संबंधित विभिन्न संगठनों के आतंकवादी को खत्म करने के नाम पर कई शौर्य मतलब कि शौर्य मतलब शौर्य पदक प्राप्त किए गए। एक नागरिक का ये व्यू है, लिखा ना, एक नागरिक का दृश्य है, मतलब व्यू है उसका। तो पहला है, हमारे देश के आतंकवादियों की हत्या को बहादुरी का काम करार करार देना नामुमकिन है। और दूसरा है, आतंकवाद के खतरे से एक देश के लिए युद्ध का कम हानिकारक है। ये तो गलत हो गया। अब इसको सोच लो ये सही है नहीं है, तो आपका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। या तो देखो इसमें पहला फॉलो होगा, या फिर आपका नाइदर नोर होगा। देखते हैं क्या है, देखो मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। देखो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। देखो ये तो आपका आ गया गलत है। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा काफ़ी स्टूडेंट को, क्या लिखा है, इट इज़ डिसग्रेसफुल ऑफ आ क्रॉप्स, मैंने बताया था, टू नेम ऑफ एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ टेररिज्म इन आवर कंट्री इज एक्ट ऑफ ब्रेवरी। इसकी हिंदी मैंने बता दी थी, मतलब कि ये तो निराशाजनक है कि आप क्या कर रहे हो कि ऑफ क्रॉप्स के लिए, मतलब कि जो मतलब कि संगठन जो आतंक के बाद खिलाफ लड़ते हैं, होती है ना मिलिट्री क्रॉप्स, इन एक्ट ऑफ किलिंग, उनको मारा जा रहा है इन आवर कंट्री एज अ, मतलब बहादुरी के नाम पर। देखो इस लाइन का ना, इस लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर मान लो इसको सोच के ये बोलता ना, तो ये वाली लाइन वो बोलता नहीं कभी भी। क्या बोल रहा था यहाँ पर देखो, कन्फर्म मैनी स्टेट, तो ये कोई तो मतलब ही नहीं है, ये मतलब इररिलेवेंट पॉइंट है, कोई लेना देना नहीं। तो मेरा का ये वाला पॉइंट गलत होगा। मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी, तो इस तरीके से ही करोगे तो क्या आएगा इसके अंदर, नाइदर वन एंड नॉट सेकंड इन इज इम्प्लीसिट, तो ये इम्प्लीसिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आपके समझ आया होगा। तो इसमें एक एक शब्द पढ़ोगे तब, ये देखो आंसर यहाँ पर दिया है, जब रिवाइज करोगे पीडीएफ फाइल से तो देख लेना इसमें। देखो अगेन एक क्वेश्चन आया, और ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब देखने में तो अच्छा खासा है। चलो पढ़ते हैं इसको। कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द से एग्जीक्यूटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल merit ability completeness integrity and suitability of the candidates along who along are not enough for appointment of a
हाई कोर्ट जज, एक आपके जर्नलिस्ट ने ये वाली लाइन बोल दी, ठीक है, ये जर्नलिस्ट का व्यू है। तो ये देखो, इसके पहले इसका मतलब समझो, क्या सोच समझ के बोलेगी वो बाद में समझेंगे। देखो, कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द से कहा गया है एग्जीक्यूटिव के लिए, इज नॉट एक्सेप्टेबल मेरिट एबिलिटी कंप्लीटनेस इंटीग्रिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। अलोन आर नॉट, मतलब अकेले ही, अलोन मतलब आर नॉट इनफ फॉर अपॉइंटमेंट, यही अपॉइंटमेंट के लिए क्या कहते हैं, जो ये उसकी वो दी है ना, क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है। बाकी देखो मैं अब समझाऊंगा इसको, आगे पढ़ते हैं। ए पर्सन सोशल आउटलुक, कंसर्न फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, प्रमोशन, इक्वलिटी, हिज और हर पॉलिटिकल आउटलुक आर ऑल्सो इक्वल अपॉन क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट। समझ गए, मतलब कि ये वाला अकेले ही उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो ये क्वालिटी दी है उसके लिए नहीं होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट का व्यू था। तो इसके अलावा बोला इसमें क्या अंजम्पशन है, ये लाइन बोली गई, ये सोच के बोली गई थी कि एक पर्सन का सोशल आउटलुक होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए हिज और हर पॉलिटिकल आउटलुक के लिए, एंड ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो देखो सोचो ये सही है या गलत है, तब तक मैं आगे पढ़ता हूँ इसकी लाइन। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन विल बी इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द अपॉइंटमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो उसका मतलब कि जो आपके जज का अपॉइंटमेंट होता है वो आपका क्या क्या ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, मतलब कि उसके मतलब कि पब्लिक के सामने होना चाहिए कि हम इसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये बोल रहा है। तो देखो हम पढ़ते हैं इसको हिंदी में, इसकी हिंदी देखो क्या लिखा है। पालिका के कहने को पूरी तरह से समाप्त करना स्वीकार नहीं है। उच्च न्यायालय का तो थोड़ी इसमें हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, मैंने समझा दी है। वैसे न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अकेले उम्मीदवार की योग्यता, क्षमता या खंडता उपयोगिता प्राप्त नहीं है, एक पत्रकार ने कहा, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति का सामाजिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक हित के लिए चिंता और समानता को बढ़ावा देना और राजनीतिक दृष्टिकोण भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। कर्मचारी परामर्श मतलब कि कार्यकारी जो परामर्श नियुक्ति की अधिक ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होनी चाहिए। देखो ये भी अगेन मतलब कि इतना बड़ा मतलब कि इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप भी इसको कर लोगे। देखो आप इसको करोगे ना, देखो मैं बताता हूँ, हिंदी मैंने समझा दी। देखो इससे तो कोई लेना देना नहीं है कि आपने ये वाला सोच के तो बोला नहीं होगा कि किस क्या यहाँ पर देखो क्वालिटी की बात करी गई है उसकी यहाँ पर, और ये तो ये बोल रहा है कि आपकी मतलब कि उसकी जो मतलब क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट में, तो ये तो इलॉजिकल है। पर ये वाला बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें कुछ बोल रहा है कि ये क्वालिटी अकेली नहीं होनी चाहिए और उसके साथ क्या होनी चाहिए, तो इससे पहले यही सोच के तो बोलाना चाहिए कि एक सोशल आउटलुक होना चाहिए, कंसर्न फॉर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, हिज और हर पॉलिटिकल आउटलुक एंड ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ये वाली बात क्या कहते हैं हमारी पूर्व धारणा है इसकी कहने से पहले, तो ये अजम्पशन हमारी राइट होगी फर्स्ट वाली। सेकंड वाली का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला पहला अब होना चाहिए हमारा ऑप्शन 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो आंसर है, ठीक है, 1 ही दे रखा है। तो देखो ये 2 क्वेश्चन हमने करे थे, काफ़ी हाई लेवल के थे, ठीक है, मतलब कि ठीक ठाक थे, इस तरह की क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखो थोड़ा सा ना लेवल मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रखा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि आपको ईजिली समझ आए। देखो हमने 2 क्वेश्चन कठिन कर लिए, अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सही रखा है, मतलब कि ईजी रखा है दोनों से। देखो इसको पढ़ो क्या लिखा है। बी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी इवेंचुअली एंड ऑल द असाइनमेंट, यहाँ तक ये देखो, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार होना चाहिए, टू फेस एनी इवेंचुअली, ठीक है, एंड ऑल असाइनमेंट, जितने भी असाइनमेंट है मस्ट बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट करने हैं एज पर देयर शेड्यूल, जो इनके शेड्यूल है डायरेक्टर टोल्ड द फैकल्टी मेंबर्स। तो अगेन कोई ज़्यादा बड़ा लाइन नहीं है, तो इसको समझ के हुए क्या बोल रहा है, हमें सारे मतलब आगे के लिए तैयार होना चाहिए और जितने भी असाइनमेंट है उनको प्रिपेयर कर लो शेड्यूल में, जो मैं मतलब कि डायरेक्टर ने कहा अपने फैकल्टी मेंबर को। अब अजम्पशन क्या हो सकती है, ये लाइन बोलने से पहले इसकी क्या कहते हैं आपके अजम्पशन क्या हो सकती है, तो उसको देखते क्या है। देखो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीरियस इवेंचुअली, क्या मतलब कि पॉसिबिलिटी है कोई सीरियस इवेंचुअलिटी की, ठीक है। डेट्स आर फिक्स्ड फॉर ऑल असाइनमेंट, डेट फिक्स्ड है ऑल असाइनमेंट के लिए, ठीक है। फैकल्टी मेंबर आर सपोज्ड टू कंप्लीट ऑल असाइनमेंट, क्या फैकल्टी मेंबर को सपोज करना चाहिए कि सारे असाइनमेंट कंप्लीट। देखो इसको कर लो, मैं बताता हूँ इसकी हिंदी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया। देखो इसको हिंदी में कर लेते हैं और समझ आ जाएगा। हमें अंततः किसी भी सामान्य सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सभी
कार्य पूरे होने चाहिए, जैसा कि एक अनुसूची, एक शेड्यूल है, निर्देशक मतलब डायरेक्टर ने फैकल्टी मेंबर को बताया। तो ठीक है, अब इसमें क्या ये सोच के बोला होगा उसने, भाई डायरेक्टर ने कुछ बोला अपने फैकल्टी मेंबर से, तो कुछ उसकी पूर्व धारणा तो होगी। क्या वो ये सोच रहा है कोई गंभीर घटना होने की संभावना है? ठीक है, सभी असाइनमेंट को डेट में मतलब तय करना है, मतलब कि वो जो हिंदी सही नहीं हुई यहाँ पर, मतलब डेट में होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, आगे पढ़ लेंगे। बाकी ये जो सदस्य हैं फैकल्टी मेंबर को असाइनमेंट पूरे करने हैं, देखो यहाँ पर इससे बढ़िया तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी से यहाँ पर ज़्यादा समझ आ रहा होगा। देखो ये वाला पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीरियस इवेंचुअलिटी। हाँ बिल्कुल सही है, तभी तो ये सोच के बोला कि हमें सारे अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें, अप टू डेट कर ले, जो टाइम लिमिट में है। डेट आर फिक्स्ड फॉर ऑल असाइनमेंट, हाँ देखो लिखा था शेड्यूल यहाँ पर आ गया, तो डेट तो फिक्स होनी है, बिल्कुल सही है। फैकल्टी मेंबर आर सपोज्ड, फैकल्टी मेंबर को सपोज होना चाहिए टू कंप्लीट असाइनमेंट, बिल्कुल यहाँ बोला तो है कि फैकल्टी मेंबर को ही तो बोला है कि आप सारे कंप्लीट कर लो डेट तक। तो ये तीनों मेरे इसके अंदर मतलब कि इसके पूर्व धारणाएं ये बिल्कुल तीनों सही होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या देखा है, देखो ऑल अजम्पशन इज इम्प्लीसिट, बिल्कुल सही है। अब देखो अब क्वेश्चन अगेन आया, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का लेवल पहले जैसा हो गया। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना क्या कहा गया है। द गवर्नमेंट डिसीजंस टू सप्लाई ARV ड्रग्स, ठीक है, इन सल देखो उसकी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो सप्लाई करेंगे ARV ड्रग्स इन 6 सेलेक्टेड स्टेट, 6 जो सेलेक्ट करें राज्य में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट इज कमांडेबल, एक प्रशंसनीय है, मतलब कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बट अपोज कर रहा है, द पेशेंट शुड बी एडुकेटली एजुकेटेड, मतलब कि जो जो पेशेंट है उनको एडुकेटली एजुकेट होना चाहिए बिफोर द ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड, जब जब उससे पहले ड्रग्स आपका एडमिनिस्ट्रेटेड हो। तो ये व्यू है मिस्टर एक्स का, मतलब किसी आम नागरिक का एक व्यू है। तो उसने ये लाइन बोली है तो कुछ सोच समझ के तो बोली होगी ना पहले, कि उसके पीछे सोचना क्या है, क्या उसने सोच समझ के बोला। तो देखो इसको समझ गए, ये तो काफ़ी मतलब स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि देखो आजकल ये इसकी बात आपकी न्यूज़ में भी है, किसकी है, कोरोना वायरस वैक्सीन की। तो उसी से ये ड्रग्स होगा, तो कोई ड्रग्स का नाम दे दिया। तो देखो क्या वो है, द पेशेंट्स कैन डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस इफ दे आर नॉट इफ दे आर नॉट रेगुलर इन देयर मेडिसिन। तो क्या बोल रहा है, जो मतलब कि मरीज है वो डेवलप कर सकता है ड्रग रेजिस्टेंस अगर वो रेगुलर नहीं है इन मेडिसिन में। ये सोच के बोला है, सोचो, द पेशेंट इज नॉट कंसल्टेड प्रॉपरली, मतलब पेशेंट को कंसल्ट नहीं किया प्रॉपरली, मे स्प्रेड द ड्रग, मतलब ड्रग के बारे में जागरूक करने के लिए रेजिस्टेंस डिजीज। तो देखो ये सोचो इसमें क्या होना चाहिए, मैं इसकी जब तक आगे क्वेश्चन जो ये आपका हिंदी में दिया इसको कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 6 चयनित राज्यों में मुफ्त में RAV दवाओं, मतलब कि ड्रग की आपूर्ति सप्लाई का सरकार का निर्णय सराहनीय है, लेकिन दवाओं को प्रशासित करने से पहले, मतलब कि उनको पहुंचाने से पहले रोगियों की पर्याप्त रूप से शिक्षित कर देना चाहिए। ये मिस्टर एक्स ने कुछ कह दिया, तो क्या सोच के बोला ये वाला रोगी दवा प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं यदि वह अपनी दवा नियमित रूप से लेते रहें। तो सोचो क्या है, रोगियों को अगर ठीक से परामर्श नहीं किया गया, कंसल्टेंट नहीं किया, तो वह दवा से प्रतिरोध फैला सकते हैं। तो देखो इसमें अब मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में भी मैंने बता दिया। ये देखो ये तो एक मतलब की है, हमने क्या करा, एक ड्रग है ना, तो ड्रग को मतलब सप्लाई करा सरकार ने 6 क्या कहते हैं डिफरेंट, 6 डिफरेंट क्या कहते हैं राज्यों में, मैंने बता दिया इसकी हिंदी क्या है, और उनको एजुकेट करना चाहिए, ऐसा कुछ था ना। तो देखो अब क्या है, तो ये सोच के बोला होगा कि पेशेंट कैन डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस, वो ड्रग रेजिस्टेंस कर सकते हैं इफ नॉट रेगुलर इन देयर मेडिसिन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। द पेशेंट इज नॉट कंसल्ट प्रॉपरली एंड स्प्रेड कर सकते हैं रजिस्टेंट, ये भी गलत है। तो ये दोनों पॉइंट ना मेरे हिसाब से तो गलत होने चाहिए, ये तो इरिलेवेंट है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है इनका। ये तो क्या था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, डिसीजन किया, वो सप्लाई करेंगे, एक ड्रग का नाम है ARV, सेलेक्टेड सीट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनकी तारीफ करी गई। बट जो पेशेंट है शुड बी एडुकेटली एजुकेटेड, मतलब कि पेशेंट को एडुकेटली एजुकेट करना है बिफोर द ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ये तो कोई रिलेवेंट पॉइंट ही नहीं है, तो हमारा इसमें होना चाहिए नाइदर नोर, इसका आंसर दोनों में नहीं मिल रहा। तो देखो इसमें नाइदर नोर दे रखा है, ठीक है। अगेन देखो अच्छा सा क्वेश्चन आया हमारे पास, इसको पढ़ेंगे, देखो क्या बोल रहा है।
इसको ध्यान से पढ़ना। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, इट इज अलार्मिंग नोट दैट ओनली 48 to 50% ऑफ वोटर्स इन स्टेट एक्स, ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इट मैंडेटरी फॉर द ऑल एक्सरसाइज देयर फ्रांस फ्रेंचाइजीज इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल। एक व्यू है वोटर का। देखो क्या कहना चाहता है इसके अंदर कि ये अलार्मिंग है डेट 48 to 50% ऑफ वोटर ऑफ एक्स के लिए गवर्नमेंट मस्ट टेक एक मैंडेटरी, उनको मैंडेटरी करना टू ऑल एग्जीक्यूटिव देयर फ्रेंचाइजी इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल। एक मतलब के व्यक्ति ने ये बात कह दी, वोटर ने कही है, तो देखो इसको मैंने क्या सोच समझ के बोला होगा। तो इसकी तो वो पढ़ते हैं हम, अजम्पशन क्या है, इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स विल इंश्योर द इंक्रीज इन द रिलेशनलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है, मतलब इन बढ़ेगा पार्टिसिपेशन वोटर्स का, विल इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा इन रिलेशनलिटी डेमोक्रेटिक सेटअप में, मेकिंग इट, इसको बनाना है मैंडेटरी, मतलब कि फॉर ऑल एक्सरसाइज फॉर द ईयर फ्रेंचाइजी में इंक्रीज द नंबर ऑफ वोटर्स। तो इसको सोचो, जब तक मैं देखो इसकी हिंदी बताता हूँ क्या होनी चाहिए। ये देखो क्या बोल रहा है, देखो उन्होंने कहा, मतलब कोई है, एक वोटर ने कहा ये ध्यान योग्य है, मतलब यहाँ से उन्होंने कहा यह ध्यान योग्य है कि किसी राज्य में मतदाताओं को केवल 48 से मतलब 48 से 50% एक्स मतलब एक्स में है, सरकार को लोकतंत्र और अधिक समर्थ बनाने के लिए सभी को अपने मत अधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य करना चाहिए। तो ये एक मतदाता का दृष्टिकोण था। तो क्या सोच समझ के बोला होगा, मतदाताओं की भागीदारी में लोकतंत्र के सेटअप और तर्क संहिता में सुनिश्चित करेगी, बिल्कुल सही है। सभी को मतलब सभी को अपने मतदान का प्रयोग के लिए आने मतलब कि अनिवार्य बनाने के लिए मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। देखो इसमें दोनों पॉइंट देखोगे, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ये दोनों ही इसके अंदर इम्प्लीसिट है। देखो ये लाइन इसलिए तो बोली गई है, ठीक है, ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े, किसका, इंक्रीज का, क्योंकि यहाँ पर तो 48 तो 40 मतलब कि 40 से 50% के बीच में ही था मतदान, तो ये लाइन इसलिए बोली गई है, ठीक है। अगली लाइन बोली गई है ना, गवर्नमेंट को मेक मैंडेटरी कर देना चाहिए, मतलब कि फ्रेज टू मेक ऑर्डर टू डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है, तो दोनों ही मेरे इसमें इम्प्लीसिट होने चाहिए। देखो अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसमें आंसर है। देखो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखो पढ़ते हैं इसको क्या कहना चाहता है इसके अंदर। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO हैज़ डिक्लेयर्ड 2004 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। अब समझते क्या बोल रहा है, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ने डिक्लेयर करा 2004 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस इन एन एफोर्ट टू हाईलाइट द इंक्रीज डिमांड्स फॉर राइस, मतलब कि एक एफर्ट किया गया, एक प्रयास किया गया डिमांड बढ़ाने में, किसकी, इंक्रीज द डिमांड ऑफ राइस की, चावलों की, अमंग ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ बढ़ते हुए, एंड प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट फॉर द कम्युनिटी। तो ये आप समझ गए क्या कहना चाहता है कि एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस घोषित मतलब कि डिक्लेयर किया इन एन अफोर्ड, किस लिए किया, हाईलाइट करने के लिए द इंक्रीज डिमांड्स फॉर राइस, ताकि आपकी इन जो डिमांड है ना, डिमांड उसकी बढ़े अमंग ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और आपकी मतलब कि अब मान लो जैसे पॉपुलेशन है, पहले मान लो कि एक मतलब की कंट्री है उसमें इतनी पॉपुलेशन थी, एग्जाम्पल लिया, और आपका प्रोडक्शन इतना था, अब मान लो इसमें वो कंप्लीट करते थे अपना जो भी खाना पीना, अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई, तो क्या ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पर कही है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए टू कम्युनिटी की। तो यही इन्होंने इसलिए 2004 को क्या करा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस घोषित करा, ताकि अवेयर हो लोग, मतलब कि आप देखो क्या क्या इसमें कहा गया है। ये बात कहने से पहले क्या सोचा हुआ, देयर इज एन इम्पेंडिंग क्राइसिस ऑफ राइस इन सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब कि चावल, जो चावल है ना, चावल उनकी क्या कहते हैं क्राइसिस है कई कंट्रियों, वर्ल्ड की कई कंट्री में, तो ये सोच के क्या इन्होंने ये ईयर डिक्लेयर किया। तो आप सोचो जब तक आगे बताऊँ, द ईयर ऑफ राइस, यही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, मे एक्ट कैटालिस्ट फॉर कंट्री ड्राइवन प्रोग्राम्स एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको सोचो, तब तक मैं इसकी हिंदी बताता हूँ, देखो क्या होनी चाहिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने वस्तु के लिए
बड़ी आबादी और उत्पादन बाधाओं के बीच चावल की बढ़ती मांग को उजागर करने के प्रयास के लिए 2004 को चावल का अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया। ये मैंने बता दिया। दुनिया में कई देशों में चावल का मतलब कि संकट है, इसलिए करा होगा क्या इन्होंने ये डिक्लेयर। सोचो, चावल का वर्ष पूरे देश में संचालित कार्यक्रम के लिए प्रेरित का काम कर सकता है। देखो मैं प्रीवियस में चलता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ पर कर लेंगे। देखो मैंने ये पूरा आपको एक हिंदी में भी आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। देखो किसी भी ईयर को आपने अगर ये पढ़ी होंगी न्यूज़, क्या कहते हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ये ने 2004 को मतलब कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस घोषित किया। क्यों किया होगा? इसलिए तो किया होगा, देयर इज मतलब कि क्राइसिस चल रहा है राइस का इन सेवरल कंट्री में, ताकि वो इसके बारे में अवेयर हो। मतलब कि चावल का उत्पादन कम हो रहा है, तो आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस बता देंगे तो लोगों को क्या होगा, इसके बारे में पता चलेगा, चावल की महत्वता के बारे में। तो ये बिल्कुल सही है। और लिखा द ईयर ऑफ राइस में एक्ट एज अ कैटेलिस्ट फॉर कंट्री ड्राइवन प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये देखो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही रिलेवेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर नंबर 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला वाला बिल्कुल सही है। देखो इसमें पहला ही दे रखा है। देखो अगला, देखो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन आता है, ये तो मगर इजी सा लग रहा है। देखो अभी पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड सेमिनार कैन नॉट बी चेंज द वुमेन्स स्टेटस। मतलब ये बोल रहा है पॉलिसीज बना लो या प्रोग्राम बना लो या सेमिनार कर लो, वो चेंज नहीं कर पाएंगे वुमेन का स्टेटस को। आगे पढ़ते हैं और क्या बोला गया है इसके अंदर। देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एटीट्यूडल चेंज इन द सोसाइटी टूवर्ड्स वर्किंग वूमन। मतलब कि एक ग्रेटर नीड है किसकी, व्यावहारिकता चेंज की सोसाइटी में जो महिला काम करती है। एक व्यू है मिस्टर एक्स का। तो देखो ये बोला गया है, मिस्टर एक्स ने कुछ सोच समझ के तो बोला होगा। क्या सोच समझ के बोला होगा, देखो इसको पढ़ते हैं हम, क्या बोला है देखो, ये समझ के देखो। इट इज़ पॉसिबल टू इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स वर्किंग वूमेन। मतलब कि एक मतलब कि पॉसिबल है कि आपका चेंज हो जाए एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्किंग वूमेन के लिए। और लिखा स्टेटस ऑफ वर्किंग वूमेन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो देखो इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्या बोलना चाहता है। देखो, नीतियाँ और कार्यक्रम सेमिनार महिलाओं की स्थिति को बदल नहीं सकते। कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज में नजरिए में बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मिस्टर एक्स ने पॉइंट कह दिया। क्या सोच के बोला, कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज में रवैये में बदलाव लाना संभव है और कामकाजी महिलाओं के प्रति संतोषजनक नहीं है। तो देखो इसमें चलता हूँ प्रीवियस में। देखो ये बोला है कि आप पॉलिसी बना लो, चाहे आप सेमिनार कर लो, प्रोग्राम ला लो, वो मतलब वुमेन का स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते। जो आपका मतलब कि इस मतलब इसमें ज़रूरत है हमें मतलब व्यावहारिक चेंज की, ताकि सोसाइटी के प्रति जो और मतलब कि महिलाएं काम कर रही है, वर्किंग वूमन है, उनके प्रति चेंज ला सके। तो ये इसलिए तो बोला हुआ कि ये ज़रूरत है कि पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंज, एटीट्यूड होना चाहिए सोसाइटी टूवर्ड्स वर्किंग वूमेन। बिल्कुल सही है, यही तो इन्होंने बात क्या दी घुमा फिरा के। स्टेटस ऑफ वर्किंग वूमेन इज नॉट सस, मतलब वूमन का जो स्टेटस है, जो उनकी मतलब जिस नज़रिए से देखते हैं लोग वर्किंग वूमन को, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये मेरे दोनों होने चाहिए इसके आंसर। तो देखते हैं, ये देखो इसमें बहुत हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ। ये अगेन ये भी क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो पढ़ते हैं हम। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सही रखा है। देखो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्स, मतलब एक स्टेट की गवर्नमेंट है, यहाँ एक्स का नाम दे दिया, कुछ भी हो सकता है, यूपी एमपी, कुछ भी इसने एग्जांपल दिया। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्स अकॉर्डिंग टू विच it has been decided to provide cooked meal to the student of all primary schools of states. It is not a proper and judicious steps। देखो मैं इसको हिंदी में ही समझा देता हूँ। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू विच इट हैज़ डिसाइड, उन्होंने डिसाइड करा वो प्रोवाइड करेंगे कुकड मील, मतलब कि पका हुआ खाना देंगे टू द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को ऑल प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है इन स्टेट में। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एंड जुडिशियस स्टेप, ये एक मतलब कि अच्छा स्टेप नहीं है, प्रॉपर स्टेप नहीं है। क्रिटिसाइज ही किया है एक पर्सन ने। तो देखो इसके अंदर क्रिटिसाइज किया रहा है एक पर्सन ने, एक लाइन बोली, क्रिटिज्म ही है। मतलब कि उसने कहा एक तरफ तो आप मतलब कि ये एक स्टेट है मतलब एक्स, वो खाना दे रहे हैं किनको, स्टूडेंट को पका हुआ जो प्राइमरी स्कूल के हैं, वो ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, ये प्रॉपर स्टेप नहीं है, एक बढ़िया स्टेप नहीं है। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो किसी सोच समझ के बोला होगा। क्या सोच समझ के बोला होगा वो हमें अजम्पशन लेना है इसके अंदर।
देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट में हेजिटेट, वो हेजिटेट करेंगे, हिचकिचाएंगे टू ईट द कुकड मील प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सोच के बोला होगा कि मतलब कि स्टूडेंट है आपके, हेजिटेट करेंगे कुकड मील लेने में जो गवर्नमेंट का। सोचो, द कुकड मील सर्व्ड टू द स्टूडेंट, दो मतलब कि जो पका हुआ खाना स्टूडेंट को सर्व करेंगे, मे नॉट बी हजार्डस फॉर द हेल्थ और स्टूडेंट, मतलब वो स्टूडेंट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ये सोच के बोला होगा। आप सोचो इसके बारे में, मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ जब तक क्या है। राज्य सरकार, यहाँ पर थोड़ी गलत है, राज्य सरकार मतलब एक्स के अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ये उचित और न्यायसंगत नहीं कदम है, एक व्यक्ति के द्वारा आलोचना की गई। तो क्या सोचा होगा, क्या सरकार मतलब छात्र सरकार द्वारा उपलब्ध करे गए भोजन को खाने में संकोच करेंगे? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो ये दोनों पॉइंट देखोगे ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। देखो हमने अच्छी तरह इसको समझ लिया, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। देखो ये वाली बात इसने ये सोच के तो बोली नहीं होगी कि मतलब कि कर रहा है प्राइ मतलब क्रिटिसाइज करा है कि मतलब कि इट इज़ नॉट प्रॉपर जुडिशियल स्टेप, ये बोला है मतलब कि मतलब कि जुडिशियल स्टेप नहीं है ये, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच के उसने बोला होगा, ना ही मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि उनकी हेल्थ के लिए। तो ये देखो कि जुडिशियल स्टेप के बारे में आप बात करी थी, तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे गलत होंगे। आगे चलते हैं, देखो क्या है, नाइदर नोर इसका आंसर होना चाहिए। देखो अगेन, अब देखो आपके पास थोड़ा सा लेवल ना, थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ईजी है दूसरों से। देखो पढ़ते हैं क्या बोला गया। देखो, प्रकाश डिसाइडेड टू गेट द रेलवे रिजर्वेशन इन मई फॉर द जर्नी ही वांट्स टू मेक इन जुलाई टू मद्रास। देखो अगेन ईजी है, मतलब प्रकाश ने डिसाइड किया वो रिजर्वेशन करेंगे, मई में ही कर लेंगे, ठीक है, जर्नी के लिए, जो जो जुलाई में क्या कहते हैं मद्रास विजिट करने वाले हैं। देखो मई में कर रहा है तो जून जुलाई 2 महीने पहले ही कर रहा है, मतलब रिजर्वेशन तो पहले ही होता है। तो एक स्टेटमेंट प्रकाश ने बोल दिया, ये प्रकाश ने स्टेटमेंट बोल दिया कि आपका रिजर्वेशन होगा इन मई में, मतलब वो रिजर्वेशन कराएंगे मई में जर्नी के लिए, जो कि वो मतलब कि विजिट करना चाहते हैं, मतलब कि घूमना चाहते हैं मद्रास जुलाई में। तो देखो इसमें इन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, क्या सोच के बोला होगा, क्या सोचा होगा इन्होंने ऐसा करने से पहले। द रेलवे इशू रिजर्वेशन 2 मंथ्स इन एडवांस, क्या रेलवे रिजर्वेशन इशू करता है इन 2 मंथ एडवांस, इसको सोचो। देयर आर मोर देन वन ट्रेन टू मद्रास, क्या एक से ज़्यादा ट्रेन है मद्रास के लिए। देयर विल बी वैकेंसी इन डिजायर्ड क्लास। तो देखो हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, प्रकाश ने जुलाई में मद्रास, यहाँ पर देखो ये थोड़ा गलत, प्रकाश ने मई में मद्रास जुलाई में यात्रा करने के लिए, मतलब कि उन्होंने मतलब रिजर्वेशन करवा लिया मई में जुलाई की यात्रा के लिए। रेलवे 2 महीने पहले आरक्षण जारी करता है, मद्रास में एक से अधिक ट्रेन है, वंचित वर्ग में रिक्तियां होंगी। देखो क्या है इसमें, इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर है। देखो देखो ये इन्होंने करा, तो देयर इज़ अ इशू रिजर्वेशन इन 2 मंथ एडवांस। तो देखो अगर मिस्टर प्रकाश रिजर्वेशन करवा रहे हैं मई में और जुलाई में, तो 2 महीने पहले ही करवा रहे हैं ना, तो क्या रेलवे रिजर्वेशन करता है 2 महीने पहले, ये सोच के तो करा होगा। हाँ अगर रेलवे अगर मान लो 2 महीने पहले रिजर्वेशन नहीं करता तो वो क्यों करवाते, बिल्कुल बात सही है, तभी तो करवाया है। देर आर मोर देन वन ट्रेन टू मद्रास, हाँ बिल्कुल सही है, रिजर्वेशन करवाया है तो मतलब रिजर्वेशन क्यों करवाया, देखो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन कब होता है, ये मेरी ट्रेन है, ये एक्स ट्रेन है या वाई है जेड है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन या जेड में से किसी एक का रिजर्वेशन करवा लिया, मतलब अवेलेबल है तभी तो करवाया, ये बिल्कुल सही है। देयर विल बी वैकेंसी इन डिजायर्ड क्लासेस, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड मेरा होना चाहिए, ये रहा आंसर। देखो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, देखो इसमें चलते हैं। ये देखो ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखा है, क्या बोल रहा है, प्रबोध wrote a second letter to his mother after a month as he did not receive any reply to the first letter। अगेन इजी इसकी हिंदी हो जाएगी, देखो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है। प्रबोध ने एक सेकंड लेटर लिखा हिज मदर, मतलब अपनी मदर को, आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, ही डिड नॉट रिसीव, उसे रिसीव नहीं हुआ, एनी रिप्लाई फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। तो क्या सोच के करा होगा, देखो क्या सोचा होगा, क्यों लिखा, प्रबोध मदर डिड नॉट रिसीव लेटर, सोचो इजी सा है। द लेटर जनरली रीच विद इन अ फोर्थ नाइट, ठीक है, मतलब वो 15 दिन में पहुंच जाता है लेटर। हिज मदर प्रमोटली स्पेंड्स रिप्लाई टू हिज लेटर, इसको पढ़ते हैं।
प्रबोध ने अपनी माँ को 1 महीने के बाद दूसरा पत्र लिखा क्योंकि उन्हें पहले पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, प्रबोध की माँ को पत्र नहीं मिला, तो यही सोच के तो लिखा होगा, तभी तो दूसरा लेटर लिखा है, ये सही है। पत्र आमतौर पर मतलब कि 15 दिन के अंदर पहुंच जाता है, बिल्कुल सही है, 15 दिन के अंदर पहुंच जाता है। उन्होंने तो 1 महीने बाद ही तो लिखा है, मान लो 15 दिन में पहुंच जाता है, और यहाँ पर तो रिप्लाई भी हुआ ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। उनकी माँ तुरंत उनके पत्र का जवाब भेजती। देखो ये जो ना एक एक वर्ड यहाँ पर आता है, ये वैसे सुनने में आपको सही लग रहा होगा, पर ये ना सुनने में सही है मगर वैसे गलत है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो हिज मदर प्रमोट, जो तुरंत है ना वो रिप्लाई करते, तुरंत तो रिप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, तुरंत कैसे रिप्लाई हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें पहला और दूसरा मेरा बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आज के कितने थे, देखो मैंने आज का आपको 10 क्वेश्चन करवाए। इन 10 क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा था। अब आपको क्या करना है, देखो आपको जो समझ ना आया उसको वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, और इन क्या करना है, ये तो अब मेरी ना क्या कहते हैं 3 क्लासेज हो चुकी हैं इसकी, मतलब 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। तो देखो इसमें ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है, इधर ना पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यहाँ से निकाल लेना, पीडीएफ पुरानी क्लास की मिल जाएगी। और देखो ये चैनल है ना, ये वाला, देखो ये इसको क्लीन करता हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो इसमें देखो मैं जो क्लासेस करवा रहा हूँ आपकी मेंस के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, मेंस की क्लास देखो लॉजिकल रीजनिंग कोई नहीं करवाता, मैंने देखा है यहाँ आपका, मतलब कि यूट्यूब पे इतनी क्लासेस नहीं मिलेगी। तो मैं देखो मैंने अभी तक 50 क्वेश्चन तो उसके करवा दिए कोर्स ऑफ एक्शन के, और 30 इसको हो गए। देखो इसकी क्लास अभी मैं और आगे लाऊंगा, अब मैं जो इसकी नेक्स्ट क्लास लाऊंगा इसके क्वेश्चन और अच्छे लेके आऊँगा, मतलब इससे भी हाई लेके आने हैं। अभी तो अभी 30 हो गए, हो सकता है और आपके 30 और क्वेश्चन चले जाए। तो क्या करना है, बाकी इन सारी मतलब कि वीडियो को आप मतलब रिवाइज करें और देखें बार बार, ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा डन हो चुका है, ये भी आधा लगभग हमारा हो चुका है। तो देखो क्लास को तो यहीं एंड करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा किसकी, ये एक अजम्स कौन सा चल रहा है हमारा, स्टेटमेंट है अजम्पशन की।